हेलो बच्चों, एजुसेट प्रसारण की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम आपकी कक्षा 7 का लेसन नंबर 12 पादप में जनन भाग 2। बच्चों, भाग 1 में आपने पढ़ा जनन की विभिन्न विधियां, जिसमें पहली थी अलैंगिक जनन, जिसमें नए पादप बीजों व बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। दूसरा था कायिक प्रवर्धन, जो कि एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है, जिसमें पौधे मूल अथवा जड़ या तने अथवा पत्ती अथवा कली या मुकुल के द्वारा नए पौधे को जन्म देते हैं। तीसरा आपने पढ़ा मुकुलन के बारे में, जो यीस्ट के द्वारा समझाया गया था। चौथा था खंडन, ऐसा जनन जो आपको स्पाइरोगायरा के द्वारा समझाया गया था। और पांचवा था बीजाणु निर्माण, जो कि एक कवक तथा फर्न में पाया जाता है। अब इस भाग 2 में हम पढ़ेंगे पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। फूल पौधे का जनन भाग होता है। पुंकेसर नर जनन भाग तथा स्त्री केसर मादा जनन भाग होते हैं। कुछ पौधों के फूलों में केवल स्त्री केसर अथवा केवल पुंकेसर पाए जाते हैं। ऐसे पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। घिया, तोरी, पेठा, खीरा तथा ककड़ी आदि में एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। अर्थात कुछ में केवल स्त्री केसर, जबकि कुछ फूलों में केवल पुंकेसर पाए जाते हैं। कुछ पौधों में नर और मादा पेड़ ही अलग होते हैं, जैसे पपीता। तो यदि आप कभी किसी पपीते पर फल लगते हुए नहीं देखते हैं, तो समझ जाइए कि यह नर पपीते का पेड़ है। जिन फूलों में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, उन्हें द्विलिंगी फूल कहा जाता है। तो आज हमने यह द्विलिंगी फूल गुड़हल का फूल लिया है, जिसकी सहायता से हम अध्ययन करेंगे। पहले समझते हैं पुंकेसर या नर जनन भाग। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। ये जो आप टोपी वाला भाग देख पा रहे हैं, यह परागकोश कहलाता है। इसमें पराग कण होते हैं, जबकि यह तंतु वाला भाग पुतंतु कहलाता है। पराग कण नर युग्मक होते हैं। दूसरा भाग है स्त्री केसर। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं: वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। यह वर्तिकाग्र सफ़ेद पाइप नुमा जो भाग है,
यह वर्तिका तथा नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय में अंडाणु, बीजांड अथवा मादा युग्मक होता है जो आगे चलकर बीज का निर्माण करता है। लैंगिक जनन में नर और मादा के युग्मन से युग्मनज बनता है। यह एक दूसरा फूल है जिसमें ध्यान से देखने पर पुंकेसर तथा स्त्री केसर आसानी से नजर आ जाते हैं। यह वर्तिकाग्र है। वर्तिका तथा नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय है और जो यह बैंगनी रंग की टोपी पहने हुए हैं ये भाग नर जनन भाग अथवा पुंकेसर हैं। परागकण एक दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण से ढके होते हैं जो उन्हें सूखने से बचाता है। परागकण क्योंकि हल्के होते हैं अतः वे वायु के द्वारा या जल के द्वारा ले जाए जा सकते हैं। फूलों पर बैठने वाले कीट के शरीर पर भी परागकण चिपक जाते हैं जो कि परागण में सहायक हैं। इसी प्रकार कई बार पशु अथवा मनुष्य भी परागण की प्रक्रिया में फूलों की सहायता करते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहा जाता है, जबकि यदि पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहा जाता है। परागण के पश्चात नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है जिसे निषेचन कहा जाता है। परागण के पश्चात परागकण पराग नलिका बनाता है जिसमें नर युग्मक होता है। नर युग्मक परागनली से होता हुआ मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका तक पहुंचता है। वहां नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। इसके बाद युग्मनज भ्रूण में विकसित होता जाता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित होता है जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। इस पौधे को ध्यान से देखिए। इसमें फूल के अन्य सभी भाग सूखकर गिर रहे हैं। केवल अंडाशय वृद्धि कर रहा है और इसमें विकसित हो रहा है भ्रूण जो कि बीज के अंदर छिपा है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब, संतरा, जबकि कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट।
बीज बनने के बाद आइए अब जानते हैं बीजों के प्रकीर्णन के बारे में। जरा कल्पना कीजिए कि जिस वृक्ष को आप देख रहे हैं उसके सभी बीज पक चुके हैं और इसी वृक्ष के नीचे गिर रहे हैं। इस परिस्थिति में क्या होगा? सूर्य का प्रकाश, पानी व खनिज पदार्थों की जो मात्रा यह अकेला पेड़ प्राप्त कर रहा है, क्या वे सभी पेड़ जो इसके नीचे उगेंगे इतनी ही मात्रा में प्राप्त कर सकेंगे? नहीं। उन सभी छोटे छोटे पौधों में पानी, खनिज पदार्थों और सूर्य के प्रकाश के लिए गंभीर प्रतिस्पर्धा होगी और शायद ही कोई पेड़ एक पूर्ण पेड़ के रूप में विकसित हो पाएगा। इस स्पर्धा से बचने के लिए प्रकृति ने उन्हें एक विशेष प्रक्रम दिया है जिसे कहा जाता है प्रकीर्णन, अर्थात बीजों का बिखराव। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है। तीसरा, वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में सक्षम हो सकते हैं। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल व जंतुओं के द्वारा होता है। कुछ बीज वायु या पवन के झोंकों के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। इन बीजों में विशेष संरचनाएं जैसे पंख या रोम होते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि इन बीजों में छोटे छोटे रोए हैं। डेसी के बीजों में देखिए, ये छोटे छोटे रोम नज़र आ रहे हैं। ये आक के बीजों में आपने काफ़ी उड़ते देखे होंगे। इसमें ये काफ़ी बड़े रोए हैं जो कि इन्हें उड़ाकर सुदूर क्षेत्रों में पहुंचने में मदद करते हैं। कुछ बीज जंतुओं के शरीरों से चिपक जाते हैं, विशेष रूप से कंटकी बीज जिसमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं। जैंथियम में हुक अथवा कांटे जैसी संरचना नजर आ रही है। इसी प्रकार स्पीयर ग्रास में भी कांटे हैं जो पशुओं के शरीर पर उनके बालों के साथ चिपक जाते हैं और इस प्रकार वे दूर दराज के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार पक्षी भी बीजों के प्रकीर्णन में सहायक हैं। फल खाने के बाद ये पक्षी जहाँ कहीं भी अपशिष्ट पदार्थ निष्कासित करते हैं, बीज भी वहीं पहुंच जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर अंकुरित होने लगते हैं। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। एरंड और बाल्सम के पौधे में ऐसा ही होता है। एरंड में आप यह लाइन देख रहे होंगे, ये बीज यहाँ से बाहर निकलकर गिर जाते हैं। कुछ बीज जल के द्वारा भी प्रकीर्णित होते हैं, जैसे नारियल। नारियल एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जल की सहायता से पहुंच जाते हैं। ऐसे बीजों के आवरण स्पंजी होते हैं जो इन्हें तैरने में सहायता करते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप यह लेसन अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए अब एक बार पुनः अवलोकन करते हैं। सभी सजीव अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। पौधों में जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का संयोग होता है जिसे निषेचन कहा जाता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना और जड़ जैसे भागों से नए पौधे उगाए जाते हैं। पुष्प,
पादप का जनन अंग है। एक लिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं, जबकि द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। नर युग्मक परागकणों के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। किसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, जबकि परपरागण में परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागण पवन, जल और कीटों के द्वारा होता है। नर और मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। फल एक परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। बीज में एक विकासशील भ्रूण होता है। बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। बीज प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने और नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है।